हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल। मैं आपके साथ सैयद शमशाद हुसैन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट टाइप्स के बारे में। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो सेविंग अकाउंट होता है, इसमें 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। पहला बेसिक अकाउंट, दूसरा रेगुलर अकाउंट और तीसरा प्रीमियम अकाउंट। ये सेविंग में 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं और एक आपका होता है करेंट अकाउंट। इस वीडियो में हम सेविंग अकाउंट के पहले जो टाइप्स हैं बेसिक अकाउंट, उसके बारे में जानेंगे। यदि आप बेसिक अकाउंट ओपन करवाने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, विस्तार से वीडियो आएगा। इस वीडियो के बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रेगुलर अकाउंट के बारे में बताएंगे, उसके बाद प्रीमियम अकाउंट के बारे में, फिर करेंट अकाउंट के बारे में। समझ लीजिए, उसके बाद ही अकाउंट ओपन करवाइए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भैया हमारा तो पैसा बहुत सारा कट रहा है, 11 रुपया 175 रुपया, तो जानकारी के एवज में कटता है। आइए समझते हैं IPPB सेविंग अकाउंट्स बेसिक अकाउंट्स के बारे में, जो कि सेविंग में आता है। सबसे पहले दिमाग में आपका ये होगा कि इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए हम कहाँ जाएं। पहले मोबाइल में आपका ओपन हो जाता था, एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते थे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का, और वहीं पर आपको जो अकाउंट ओपन करने का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलता था। अब आपको ये चीज़ नहीं मिलेगा, यानी डिजिटली आप इस अकाउंट को अब ओपन नहीं कर सकते हैं। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि यहाँ पर अगर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का बेसिक अकाउंट ओपन करवाएं तो इसके लिए हमें फ़ी कितना देना होगा। यहाँ पर आपको किसी भी तरह का चार्ज यहाँ पर आपसे नहीं लिया जाएगा। चलिए अब बारी बारी विस्तार से 30 सवाल जिनके जवाब हम आपको देंगे बेसिक अकाउंट के बारे में। दूसरा, SMS चार्ज कितना कटेगा आपको बताते हैं। यहाँ पर SMS चार्ज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो बेसिक अकाउंट होता है इसमें नहीं कटता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हमारे वाले में तो 11 रुपये 80 पैसे कटता है, तो वो आपका रेगुलर अकाउंट होगा या फिर प्रीमियम अकाउंट होगा। बेसिक अकाउंट में पैसा नहीं कटता है। ठीक है, तीसरा सवाल, सालाना चार्ज क्या कटेगा, यानी ईयरली चार्ज क्या कटेगा यहाँ पर। तो ईयरली चार्ज भी आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज यहाँ पर नहीं कटेगा। ठीक है, चौथा सवाल, ATM चार्ज कितना कटेगा। तो यहाँ पर आपको 25 रुपया कटेगा अगर आप ATM वर्चुअल जो आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। वर्चुअल मतलब आपको डिस्प्ले पर सिर्फ दिखेगा, हार्ड कॉपी उसकी नहीं आएगी, तो 25 रुपया चार्ज कटेगा। अगर आपका फिर री इशू करवाते हैं उसको तो फिर से 25 रुपया आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी सालाना 25 रुपये आप समझिए। अब आइए AEPS चार्ज कितना कटेगा, यानी आधार एनुअल पेमेंट सिस्टम। आधार एनुअल पेमेंट सिस्टम जो कि आप फिंगरप्रिंट के माध्यम से पैसे निकालते हो, तो इसमें आपको एक ट्रांजैक्शन फ्री है, यानी एक मंथ में एक ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 20 रुपया प्लस GST आपको देना होगा, यानी 25 रुपये मान के चलिए आपकी पर ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर लगेगा एक ट्रांजैक्शन के बाद। अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ही AEPS इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। आइए छठा सवाल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से POSB में ट्रांसफ़र करने पर, यानी स्वीप इन और स्वीप आउट करने पर कितना चार्जेस कटेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें ये भी फ्री है और इसमें भी किसी भी प्रकार का आपको कोई चार्ज नहीं कटता है। सातवां सवाल, UPI चार्ज यहाँ पर कितना कटेगा। तो UPI अगर आप करते हैं या फिर UPI के माध्यम से किसी को भेजते हैं पैसे वगैरह, तो इसमें भी किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं कटेगा। आठवां सवाल, बैंक निकासी चार्ज कितना कटेगा, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के हम ब्रांच में जाएँ, वहाँ से पैसे निकालें तो उसका चार्ज कितना कटेगा। तो यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन मंथ में फ्री है। ठीक है, तो मंथ में 4 ट्रांजैक्शन फ्री है। इसके अलावा अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो पर ट्रांजैक्शन आपको 25 रुपये के हिसाब से देना होगा। नवा सवाल, QR कोड का चार्ज कितना कटेगा। जो आपका अकाउंट ओपन आप करवाते हो, जो आपका QR कोड मिलता है, यहाँ पर स्क्रीन में लगा रहा हूँ, इस QR कोड का चार्ज कितना कटेगा। तो ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं कटता है। QR कोड से अगर आप निकासी करते हैं तो यहाँ भी वही है, 4 ट्रांजैक्शन फ्री है, बाकी ट्रांजैक्शन आप अगर करते हैं तो 25 रुपया आपको यहाँ पर देना होगा। QR से जमा चार्ज कितना होगा। तो QR से कोड से अगर आप पैसे जमा करते हैं ब्रांच में जाकर के तो इसका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। ठीक है, QR कार्ड का जो फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बता दें, QR कार्ड का जो फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कार्ड, जो कि माइक्रो ATM में ये काम करता है। जैसे किसी स्टोर वगैरह पर आप जाएंगे, देखेंगे, चाहे किराना दुकान हो या फिर किसी शॉप का दुकान हो, और वहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो माइक्रो ATM रखा हुआ है, तो उस ATM में आप अपना जब ये QR कार्ड डालेंगे तो उसके माध्यम से आप कैशलेस
पेमेंट कर सकते हैं, निकासी भी ले सकते हैं, जमा भी दे सकते हैं, ठीक है, दोनों काम आप कर सकते हैं। डोर स्टेप डिलीवरी का चार्ज कितना लगेगा? जो आप यहाँ पर डोर स्टेप डिलीवरी मतलब आप घर पर बैठे हुए हैं और पोस्ट मशीन लेकर, जो ये ATM माइक्रो मशीन होता है, ये आपके घर पर लेकर आएगा, तो इसका चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ पर 20 रुपये प्लस GST है, ठीक है। कैश अगर आप जमा करते हैं, ठीक है, तो भी 20 रुपये प्लस GST आपको देना पड़ेगा। और अगर आप कैश निकालते हैं यानी पैसे निकासी करते हैं या पैसे जमा करते हैं, दोनों स्थिति में आपको 20 रुपये प्लस GST देना होगा। और एक बार में आप एक ही कार्य कर सकते हैं, या फिर पैसा जमा कर सकते हैं या फिर पैसा आप निकाल सकते हैं। अगर दोनों काम करना चाहते हैं तो दोनों के लिए आपको फिर भी यहाँ पर देना पड़ेगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। QR कोड से कितना जमा कर सकते हैं? तो यहाँ पर आपको बता दें, QR कोड से आप बेसिक अकाउंट में 2 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं, इससे अधिक आप नहीं कर सकते हैं। 2 लाख रुपया से अधिक जैसे ही आपके अकाउंट में होगा, अगर आपका अकाउंट POSB वाले से लिंक होगा, तो 2 लाख से ज़्यादा जो अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके पोस्ट ऑफिस वाले खाते में चला जाएगा। समझ लिया अपने बात ने, यानी इस अकाउंट में आप 2 लाख रुपये तक ही रख सकते हैं। 13वां सवाल यहाँ पर, QR कार्ड से कितना निकाल सकते हैं? तो निकालने के लिए आप बता दें आपको कि ब्रांच से आप 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, डोर स्टेप से आप 10,000 निकाल सकते हैं, ठीक है, डोर स्टेप डिलीवरी से या फिर ब्रांच से QR कोड के माध्यम से 10,000 निकाल सकते हैं। अगर आप 20,000 निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेड ब्रांच जाना पड़ेगा और वहाँ से 20,000 निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचें कि हम एक दिन में, मान के चलिए आपके खाते में 2 लाख रुपए हैं और आप सोचें कि 2 लाख एक ही दिन में हम निकाल लें QR कार्ड से या फिर बैंक ब्रांच से, तो ऐसा नहीं है कि आप स्टेट बैंक की तरह या पंजाब नेशनल बैंक की तरह या HDFC बैंक की तरह आप एक दिन में 2 लाख 3 लाख रुपये कैश निकाल लेंगे। यहाँ 2 लाख रुपये ही खाते में रख सकते हैं और एक दिन में 10,000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ब्रांच है तो 20,000, इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 14वां सवाल, UPI लिमिट क्या रहेगा? तो UPI जो लिमिट है यहाँ पर 5,000 रुपया रहेगा अगर आप इसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम में आप इसको लिंक किए हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को, तो वहाँ से आप 25,000 रुपये तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक दिन में, और एक मंथ में 1 लाख रुपये तक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके लिए भी कोई चार्ज फी नहीं है। 15वां सवाल यहाँ पर, अकाउंट में कितना रख सकते हैं? तो अकाउंट में आप 2 लाख रुपये रख सकते हैं। 2 लाख से ज़्यादा आपका जो पैसा होगा वो ऑटोमेटिकली आपके POSB वाले अकाउंट में चला जाएगा, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से POSB अकाउंट में चला जाएगा ऑटोमेटिकली, 2 लाख से ज़्यादा होगा तो, ठीक है। बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 16वां सवाल यहाँ पर, IMPS, NEFT, नेफ्ट और RTGS की लिमिटेशन यहाँ पर क्या है? तो आपको बता दें IMPS में 5,000 एबव आप पैसा भेज सकते हो, और यहाँ पर जो नेफ्ट है उसके माध्यम से आप 2 लाख रुपये तक पैसा भेज सकते हो। RTGS है उसमें आप 2 लाख से 5 लाख रुपये तक या इससे विभव जा सकते हो, मतलब इतना भेज सकते हो, ठीक है। वैसे तो 2 लाख रुपये ही तो 5 लाख कहाँ से भेजोगे? 17वां सवाल, महीना में लेन देन कितना कर सकते हैं? यानी एक महीना में कितना लेन देन कर सकते हैं? आज निकासी जमा, तो इसमें कोई लिमिट नहीं रखा गया है, 2 लाख का ही लिमिट ही है। अगर उसको निकाल लीजिए, फिर जमा कीजिए, फिर निकाल लीजिए, फिर जमा कीजिए, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। 18वां सवाल, एक बार में UPI से कितना पैसा ट्रांसफर होगा? 5,000, मैंने आपको बता दिया। 19वां सवाल, एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा IMPS, नेफ्ट, RTGS में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? तो वो भी हमने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अगला सवाल है कि APS से एक बार में कितना निकाल सकते हैं आधार एनुअल पेमेंट सिस्टम से? तो एक मंथ में एक बार निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा बार निकालेंगे तो पर ट्रांजेक्शन आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। अगला सवाल नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर क्या मिलेगा? जैसे आप जानते हैं POSB वाले में आपको 4% यानी 4% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, वहीं अदर बैंक में, स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा जो कि ईयरली रहेगा, साल में। यानी 1 लाख रुपये आपने रखा तो एक साल में उसका 1 लाख का 2% आप निकाल लो, इतना ही इंटरेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। 22वां सवाल, 18 से कम साल के बच्चे यहाँ पर ये इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन UPI या फिर ATM उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। 23वां सवाल यहाँ पर, सरकारी सहायता का लाभ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसमें IFSC कोड की भी सुविधा उपलब्ध है और यहाँ पर जो DBT का सुविधा है वो भी उपलब्ध है, ठीक है। 24वां सवाल यहाँ पर है कि NPIC की सुविधा यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल NPCI की सुविधा है। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के साथ साथ यहाँ पर आपको बैंक में आप जाओगे जब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के ब्रांच में, तो वहाँ पर आप कहना कि हमें NPCI से लिंक कर दीजिए। अकाउंट ओपन करने के साथ ही आपका अकाउंट जो है वो NPCI से लिंक हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल 25, IPPB क्या कहीं भी खुलवा सकते हैं खाता, या जहाँ POSB में खाता है वहीं खुलवाना होगा? देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप खाता कहीं भी ऑल इंडिया ओवर कहीं भी आप ओपन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जरूरी नहीं कि आपका POSB वाला खाता जहाँ है वहीं से आप ओपन करवाओ, कहीं से भी ओपन करवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 26वां सवाल, क्या पेटीएम, फ़ोनपे, UPI
या गूगल पे इससे चलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले से? जी हाँ, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी जो होता है एटीएम का वो नहीं मिलता, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड जो मिलता है वो डिस्प्ले पर आपको सारा मेंशन रहता है, और एटीएम पिन नंबर और एटीएम कार्ड नंबर डाल करके आप यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27वां सवाल, विदेशों से पैसे मंगवा सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में? देखिए, हमने यहाँ पर एक यूट्यूबर से बात करा था, उन्होंने अपने जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट है वो यूट्यूब में डाल दिया था। अब यूट्यूब का जो पैसा आता है वो बाहर के देशों से आता है, तो ऐसे में उनका पैसा 2 महीने 3 महीने हो गया लेकिन नहीं आया, तो यूँ कह नहीं सकते कि इसमें आपका बाहर के देशों से पैसा आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें बाहर के देशों से पैसे मंगाने के लिए आप इसमें IFSC कोड और इसके साथ साथ स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि स्विफ्ट कोड इसका है लेकिन वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है, इसीलिए इस भ्रम में ना रहे कि इसमें बाहर से पैसा आएगा। बाहर से अगर पैसे मंगवाने हैं तो किसी दूसरे बैंक में आप मंगवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 28वां सवाल, एटीएम वर्चुअल है, हार्ड कब तक आएगा? देखिए, इसके लिए अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं है अभी तक। आपका एटीएम जो कार्ड है उसके लिए आप अप्लाई करेंगे तो इसमें वर्चुअल एटीएम कार्ड ही आपको मिलेगा। 29वां सवाल, दस्तावेज इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा? तो बेसिकली आपका पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, बस इसी से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30वां और आखिरी सवाल यहाँ पर है कि KYC कहाँ होगा? तो पहले देखिए, जो डिजिटल अकाउंट था वो आपके मोबाइल से ओपन हो जाता था और KYC करने के लिए आपको ब्रांच में विजिट करना पड़ता था। अभी डिजिटली अकाउंट जो है वो मोबाइल से बंद हो गया है, तो आपको अकाउंट ओपन करने के लिए ब्रांच विजिट करना ही होगा, तो वहीं पर आपका KYC हो जाएगा, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट के 3 टाइप्स अकाउंट जो होते हैं, जिसमें बेसिक अकाउंट के बारे में जानकारी हमने आपको दिया, पूरी तरह से समझ गए होंगे। अगर आप को कुछ और समझना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद वाले वीडियोस में हम आपको अभी बेसिक के बारे में बताएं, इसके बाद वाले में आपको रेगुलर के बारे में बताएंगे, उसके बाद प्रीमियम के बारे में बताएंगे। तीनों वीडियो को देख लीजिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, आप वहाँ पर क्लिक करके रेगुलर अकाउंट के बारे में भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।